और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कुछ ही देर के अंदर एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना में वोटिंग के साथ एग्जिट पोल की वेटिंग भी खत्म हो जाएगी और जैसे ही वेटिंग खत्म होगी एग्जिट पोल की धमाकेदार एंट्री होगी। एक ऐसी एंट्री जो बताएगी कि किस राज्य में किस पार्टी की जीत के साथ एंट्री हो रही है और कौन सी पार्टी एग्जिट पोल के साथ सत्ता से एग्जिट हो रही है। हम आपको देश के हर एजेंसी के एग्जिट पोल से रूबरू कराएंगे, साथ ही सभी को मिलाकर एक विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावा उन एग्जिट पोल की जमीनी हकीकत क्या है और क्या वाकई में राज्यों के करोड़ों वोटर्स के बीच में से चंद लाख वोटर्स की राय के जरिए पूरे राज्य के रुझान को समझा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है, क्योंकि हर चुनाव में परिणाम के फाइनल से पहले एग्जिट पोल को कहा जाता है सत्ता का सेमीफाइनल। तो सत्ता के सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं वोटर्स। हम पांचों राज्यों के एग्जिट पोल को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में वोटर्स की स्थिति को आपको समझाते हुए चलते हैं, क्योंकि जो वोटर्स हैं दरअसल वही एग्जिट पोल का हिस्सा है, वही मतगणना का हिस्सा है, वही सरकार बनाने का हिस्सा है और वही सरकार से सत्ता से बाहर करने और सत्ता में लाने का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान में वोटर्स की संख्या क्या है, इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझिए। अगर बात की जाए राजस्थान की तो पुरुष 2,74,74,849 वोटर हैं। महिला वोटर्स की बात की जाए तो 2,53,13,458 वोटर हैं। सर्विस वोटर की बात की जाए तो 1,42,210 है। ट्रांसजेंडर राजस्थान में 624 है और कुल वोटर्स की बात की जाए तो कुल वोटर्स हैं 5,27,88,931 और ये वोटर्स की संख्या है। वहीं इस बार 51,41,175 वोट बढ़ गए हैं। 2018 के मुकाबले इस बार वोट बढ़े हैं, लेकिन 2018 के नतीजे क्या थे इसको भी समझते चलिए। हम आपको बताते हैं पार्टी और पार्टी के साथ कितने वोटर थे, कितने परसेंट थे और उसके साथ कितनी सीटें आई थी। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उनको जो वोट मिले थे 39.30% और 2018 में सीटें मिली थी 99, बहुमत से 1 कम। वहीं बीजेपी को वोट मिले थे 38.77% और सीटें मिली थी 73। महज 0.50 के आसपास के अंतर से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके साथ अंतर आ गया था सीटों का 26। लेकिन 2018 के नतीजे, इस दौरान किसको कितने वोट मिले इसको भी जरा एक बार समझ लेते हैं। दरअसल कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो वोट मिले थे 1,40,18,945, जबकि बीजेपी को वोट मिले थे 1,38,29,046 और सत्ता में रहने, सत्ता में आने और सत्ता से बाहर होने के दौरान जो अंतर आया था वो अंतर आया था 1,89,899 वोटों का। और इस महज मामूली से अंतर की वजह से 0.50 वोटिंग परसेंटेज के अंतर की वजह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि कब किसे कितनी वोटिंग मिली है, कितने वोट मिले हैं, इसको भी जरा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आज जो सर्वे आएगा, जो एग्जिट पोल आएगा, उसमें वोटिंग परसेंटेज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो 1998 से शुरू करते हैं। 1998 में 63.38% वोटिंग हुई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। 2003 में 67.18% वोटिंग हुई, बीजेपी की सरकार बनी। 2008 में 66.48% वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 में 75.67% वोटिंग हुई, बीजेपी की सरकार बनी और 2018 में 74.71% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। अब 2023 में जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग हुई है 74.96% और ये 2018 के मुकाबले
0.25 के आसपास है और ये बहुत मामूली सा अंतर है। तो अब सवाल यह है कि इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो जिस तरीके से वोट पड़े हैं उसका विश्लेषण शुरू करते हैं, क्योंकि 2023 में जो वोटिंग हुई वो 75.45% के आसपास हुई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी जुड़े हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज का क्या वाकई में असर एग्जिट पोल के अंदर नजर आता है? क्योंकि कुछ ही देर में एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल किस तरीके से होते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो जरा बताइए। बिल्कुल, आपने जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात की, तो अगर हम 1998 के बाद के तमाम आपने आंकड़े बताए हैं, तो उन आंकड़ों में हमने देखा कि जब सरकार रहते हुए अगर पोलिंग बढ़ता है तब अमूमन कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार बनी है। अगर सरकार रहते हुए परसेंटेज कम हुआ है तो हमने देखा है कांग्रेस की सरकार बनी है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यहाँ पे हर 5 साल बाद यहाँ का रिवाज है कि सरकार बदल दी जाती है। और इस बार जो है चूँकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 2018 की बजाय बढ़ा है, तो अपने अपने अनुमान हैं, अपने अपने दावे हैं। और जहाँ तक आपने एग्जिट पोल की बात की है, तो जो पोल बढ़ा है उससे कोई एग्जिट पोल में कोई फ़र्क हो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि एग्जिट पोल का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है। अगर 2018 के एग्जिट पोल की बात करें तो सिर्फ राजस्थान के एग्जिट पोल को छोड़ दे विजेंद्र, तो जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एग्जिट पोल हुए थे वो गलत साबित हुए थे जी। राजस्थान के जो एग्जिट पोल था वो लगभग कह सकते हैं आसपास था। 8 एग्जिट पोल तब आए थे हमें जहाँ तक मुझे ध्यान है, और उस 8 एग्जिट पोल में हालांकि सीटों की संख्या तो नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ ये ज़रूर था, तब ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हुआ भी वही था। क्योंकि हाँ एक एग्जिट पोल ऐसा था उनमें से जिसने हंग असेंबली की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाई, साधारण बहुमत उनके पास आया था। तो कुछ इसी तरह की अगर हम बात करें कि जब उसी समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी चुनाव हुए, अभी भी हुए हैं, लेकिन तब वहाँ भी जो 8 एग्जिट पोल हुए थे उनमें से 3 एग्जिट पोल भाजपा को जिता रहे थे, कुछ कांग्रेस को जिता रहे थे, कुछ हंग असेंबली बता रहे थे, लेकिन वहाँ किस तरह की सरकार बनी है हमने देखा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही होते हैं, सटीक होते हैं। ये एक अनुमान होता है, या एक दूसरे से बात से कह सकते हैं कि पोलिंग के बाद का एक सर्वे है। अब इस सर्वे में इम्पोर्टेंट ये है कि सैम्पलिंग किस तरह की हुई है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो सैम्पलिंग के आधार पर होती है। वोट करने के बाद जो जनता बाहर निकलती है उनसे पूछा जाता है अलग अलग जगह पे, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। लेकिन पूछा कहाँ गया है, किन से पूछा गया है, ये सैम्पलिंग कितनी जगह हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण। पूछा गया उस पोलिंग बूथ पर किस पार्टी का वर्चस्व रहा है या वहां के वोटर्स किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पंकज सोनी जी हमारे साथ हैं, ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि एग्जिट पोल जो हैं वो एक रिफ्लेक्शन की तरह होते हैं, अब रिफ्लेक्शन बदल भी जाता है कई बार, लेकिन आपको लग रहा है कि जो सैंपल साइज लिए जाते हैं वो बीते सालों की तुलना में और बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि सही एग्जिट पोल आने के लिए जरूरी है कि सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल की सभी लोग बात करते हैं और सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल लगातार चर्चाओं में रहते हैं, और एग्जिट पोल आने से पहले भी आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपने लिहाज से आकलन भी निकालने लगते हैं। हर क्षेत्र में कोई ना कोई राजनीतिक विश्लेषक हर विधानसभा क्षेत्र में होता है, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि 100% सही निकले, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल बिल्कुल झूठ निकले। एग्जिट पोल में वो सीटें जो स्वाभाविक रूप से जीती हुई मानी जाती है, वो सीटें सामान्य तौर पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये सीट जीती जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कुछ नेताओं को उठाकर देख लें, अशोक गहलोत की बात कर लें, सभी जानते हैं कि जीत रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात कर लें, सभी जानते हैं जीत रहे हैं। सचिन पायलट की बात कर लें, सभी जानते हैं लगभग जीत रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं अमूमन। तो एग्जिट पोल महत्वपूर्ण उन सीटों पर होता है जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, जिन सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, या जिन सीटों पर बहुत कम अंतर होता है। अगर मूल रूप से देखें तो बमुश्किल से 1000-2000 वोटों पर लोगों में संशय बढ़ जाता है। लोग संशय से देखने लगते हैं कि भाई वोट किस तरफ मूव हुआ है, वोट किसका ज्यादा पड़ा है। तो यदि मैं इन 200 सीटों की बात करूं, 200 सीटों का एक एक सीटों पर मैं गिना सकता हूं, लेकिन हम इस
चर्चा में इन चीजों को आगे बोलेंगे, लेकिन उससे पूर्व में विजेंद्र, महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर बता दूं कि कांग्रेस क्यों खुश है, भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश है। कांग्रेस इसलिए खुश है, कांग्रेस अपने आप को मानकर चल रही है कि कर्मचारियों का वोट उन्हें मिला है, कांग्रेस मानकर चल रही है गारंटी का वोट उन्हें मिला है, कांग्रेस मानकर चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कांग्रेस मानकर चल रही है कि दूसरे राज्यों के जो परिणाम पिछली बार आए थे उन्होंने भी चौंका दिया था। कर्नाटक का उदाहरण कांग्रेस देती रही है। भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है कि हमारे पास एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है प्रधानमंत्री मोदी है, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि उनके पास 3 बड़े मुद्दे हैं, पेपर लीक मुद्दा, अपराध का मुद्दा, दुष्कर्मों का, और किसान के जो कर्ज माफी के मुद्दे थे, इनको मानकर चलती है। लेकिन इन सबके परे अगर हम सीट दर सीट बात करते हैं तो हर एक विधानसभा क्षेत्र की स्थिति एक साथ बदल जाती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा एक नहीं, हिस्सा ऐसा है जिसने पिछले चुनाव में पूरे समीकरण को बदल दिया था और वो हिस्सा था पूर्वी राजस्थान। पंकज जी हमारे साथ हैं, एक बार मैं हम सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। पंकज जी, क्या वाकई में राजस्थान में हार और जीत के बीच का जो फासला है वो पूर्वी राजस्थान से होकर निकलेगा इस बार? क्योंकि पिछली बार अगर कांग्रेस की 99 सीटें देखते हैं तो उनमें 45 से 50% पूर्वी राजस्थान से आई थी और उसी के दम पर वो सत्ता के नजदीक तक पहुंच पाए थे और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अब उसके पीछे की लहर कुछ भी हो सकती है। आपको लग रहा है इस बार जो एग्जिट पोल रहेगा उसमें पूर्वी राजस्थान फोकस रहेगा, क्योंकि यहां से सत्ता बनेगी भी और सत्ता बाहर भी होगी? बिल्कुल विजेंद्र, जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वहाँ पिछली बार भाजपा का एक तरीके से माने सुपड़ा सा भी जो हमको दिखाई दिया था चुनाव परिणामों में, और ये भी बिल्कुल 100% सत्य बात है कि जो कांग्रेस ने गेन किया, भाजपा से ज़्यादा सीटें लेके आई, वो पूर्वी इलाका ही था राजस्थान का जहाँ पर कांग्रेस का असर देखने को मिला था। इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो गुर्जर मतदाताओं का था। भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये ऐसे जिले थे जहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और अगर गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो बीजेपी का एक भी गुर्जर विधायक पिछला जो चुनाव है 2018 का उसमें जीतकर आ नहीं सका था। तो ये बात तो बिल्कुल, अगर बीजेपी गेन करती है तो उसकी सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कांग्रेस अगर उसी प्रदर्शन को मेंटेन रखती है जिसके कांग्रेस ने प्रयास किए, ईस्टर्न कैनाल का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उस इलाके में छेड़ा जी, अगर वो बैलेंस रखती है तो ये मानिए कि कांग्रेस जो रिवाज तोड़ने वाली बात कह रही है तो हो सकता है कि वो भी आपको सामने दिख जाए। लेकिन ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस उठाती नजर आई और जो पानी वाले बाबा हैं बीजेपी से वो टिकट लेकर चुनाव लड़ती नजर आई, क्या उसका असर पड़ेगा? दूसरा, जिस हम गुर्जर वोटर की बात करते हैं, विजय बैंसला खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक तरीके से कर्नल बैंसला की अगुवाई कर रहे हैं और उनके जो काम है उसके आधार पर वोट भी मांग रहे हैं, क्या ये बीजेपी के खाते में आएगा? देखिए, ये जो गुर्जर मतदाता है ये परंपरागत रूप से अगर कुछ चुनावों की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से भाजपा के खेमे में ही माना जाता था। जो जाट अदर ओबीसी करके जो एक कास्ट हुआ करती थी वो ज़्यादातर भाजपा के खाते में ही मानी जाती थी। लेकिन पिछले चुनाव में ये इस वोटर का थोड़ा मन बदला हुआ दिखा। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर सचिन पायलट माने जा रहे थे। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, तो वो फैक्टर देखने को मिला। उसका भारी नुकसान बीजेपी को उन चुनावों में देखने को मिला था। लेकिन अब जो सिनेरियो पूरा बन रहा है उसमें सचिन पायलट फैक्टर है, वो सबको पता है किस लेवल पे वो फैक्टर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। और जहां तक गुर्जर मतदाताओं की बात है तो राजनीतिक विश्लेषक और खुद भाजपा भी मान के चल रही है कि इस बार कुछ ना कुछ गुर्जर वोटरों का जो झुकाव है जी, वो भाजपा की तरफ उनको दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं इसमें? मैं यही बात कह रहा था कि यहां पर इस बार गुर्जर और माली दो वोटर्स पर कई सीटें हैं। जब मैंने खंगालने की कोशिश की 200 की 200 सीटों को, तो उनमें जिन क्षेत्रों में गुर्जर और माली है वहां पर बड़ी संशय जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि क्या पूरे गुर्जर कांग्रेस की तरफ गए हैं या गुर्जर सिर्फ उन क्षेत्रों में गए हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर को टिकट दिया है, या फिर गुर्जर के साथ कोई पास की सीट है वहां पर गुर्जर और मीणा में दोनों में म्यूचुअल हुआ है कि यहां हम इनको जिताएंगे, यहां आप इनको जिताइए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या माली 100% कांग्रेस के साथ गए हैं या मालियों की स्थिति बदल गई है? क्योंकि एक अनूठा उदाहरण इस चुनाव में देखने को मिला शेखावाटी से। राजकुमार शर्मा को
विजेता माना जाता रहा, लोग कहते रहे कि विजेता है, लेकिन अचानक से जब वहां पर बात करते हैं तो कुछ लोगों ने चर्चा कर दी कि भाई उनसे जाट नाराज थे। लेकिन भाई जाट अगर नाराज थे तो जाट राजपूत को कैसे दे सकता है, यह चीज भी आती है। तो ऐसी कई क्षेत्र हैं कि मालियों पर अगर बात ठहरती है तो आदर्श नगर में, आनंदपुरी में माली भरे पड़े हैं, मालियों की बड़ी संख्या है। और वो माली जहां पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ससुराल है आनंदपुरी में, तो यदि वो माली भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले जाता रहा है, इस बार गया या नहीं गया, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अशोक गहलोत के साथ ये समाज इस बार खड़ा हुआ दिखाई देता था। लेकिन दूसरी तरफ खरबूजा मंडी वाला जो एरिया है पास में, वहां पर मालियों में और मुस्लिमों में कैसे संबंध है सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने ऐसे में किस तरीके से फैसला किया होगा, क्या फैसला किया होगा, यह महत्वपूर्ण है। और विजेंद्र, अगर सीट दर सीट भी चलेंगे हम, आप पूछोगे तो उसका उत्तर भी देंगे, लेकिन सीट दर सीट के अलावा यहां पर जो साइलेंट वोटर है, क्या मालियों को वोट गुजरों ने अपने क्षेत्र में डालने दिया? क्या मीणों ने मालियों को अपने क्षेत्र में 100% मतदान करने दिया? या जहां पर कंप्लीटली माली है, या कंप्लीटली माली है, दूसरी ओबीसी की या ब्राह्मण वनिया सवर्ण टाइप की कोई जातियां हैं, वहां तो माली मार्शल हो जाते हैं। लेकिन क्या बांदीकुई का मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्या बांदीकुई में जहां पर गुर्जरों के गांव थे, वहां गुर्जरों ने किस तरीके से मालियों के साथ तारतम्य किया होगा? क्योंकि गुर्जरों के गांव जहां होंगे, तो मैं उस इलाके को अच्छे तरीके से जानता हूं। बांदीकुई में मार्शल कौम है गुर्जर काफी भारी पड़ता है, और वही क्षेत्र है जहां पर सिकंदरा पर वो लाशें लेकर बैठे हुए थे, वो दबंगई के साथ बैठे हुए थे। तो वहां का माली किस तरफ मूव किया है? क्या जीआर खटाना के साथ मूव किया है, या अपने स्वजातीय बंधु के साथ मूव किया है? ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। 200 सीटों पर अगर हम आते हैं, मैं उस रणनीति पर बात कर रहा था नरेश जी की पूर्वी राजस्थान ने बीजेपी को डैमेज किया था, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट के वर्सेस वहां पर बिथुड़ी को उतार दिया गया उस सीट पर, फिर जो गुर्जर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद ऐसा मानते हैं, विजय बैसला, उनको टिकट दे दिया। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणा जाति का नेतृत्व अघोषित तौर पर करते हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस रणनीति पर बीजेपी सफल होती नजर आ रही है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के अंदर यह चल रहा होगा कि इससे हमारा कितना वोट पिछले बार का कटा है, कितना नहीं कटा है। देखिए विजेंद्र, जहां तक आपने गुर्जर वोटों की बात की, कर्नल बैसला और उनके बेटे का उदाहरण दिया, और जिस तरफ कांग्रेस ने मुद्दा भी उठाया था कि भाजपा सरकार में जो वहाँ पे गोलियां चली थी, ये सब पुरानी बातें हुई है। क्योंकि उसके बाद तो खुद कर्नल बैसला है, वो भाजपा की सीट पे टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। तो विजय बैसला तो बाद की बात है, उनसे पहले तो जिन्होंने आंदोलन किया था वो खुद जो है वो चुनाव लड़ चुके, चुनाव हारे थे नज़दीकी मुकाबले में, वो अलग चीज़ है। जहाँ तक देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें, चाहे उसमें पूर्वी राजस्थान आप प्रमुख रूप से पूछ रहे हैं, तो राजस्थान का चुनाव आज भी जातीय आधार पे तो है ही है। चाहे पूर्वी राजस्थान की बात कर लो, शेखावाटी की बात करें, हम मारवाड़ की बात करें, खासकर जहाँ पे जातियाँ है। अगर वागड़ के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जो इधर के जो मुद्दे हैं वो उधर नहीं हैं, वहाँ अलग मुद्दे हैं। तो हर जो राजस्थान में कहते हैं ना कि हर एक कोस पे जो है वो भाषाएं बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, तो राजनीति भी बदलती है। लेकिन बहरहाल अगर हम किसी एक जाति विशेष को लेकर बात करें तो देखिए ये ठीक नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि अमुक जाति है वो पूरी तरह से किसी एक पार्टी के साथ है जी। क्योंकि हर पार्टी जो है, चाहे भाजपा कांग्रेस है, हर जाति को टिकट देती है। तो अगर उस जाति के एमएलए भी जीत के आते हैं तो अगर हाँ ये ज़रूर है कि फैक्टर बनता है कि ज़्यादा वोट किसको दिए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई गुर्जर जाति की अगर हम बात कर ले, जो भाजपा का जो उसकी मिली हुई है पूरी एकदम से क्यों देना ही है मुझे तो भाजपा को वोट, वो देगा ही, चाहे वहाँ कोई भी हो। बात उनकी होती है जो बदलाव लाते हैं, बदलाव जो लाते हैं वो महत्वपूर्ण है। कि बदलाव लाने वाले, जो ऐश्वर्या ने बात की थी या इससे पहले पंकज ने बात की थी कि पिछले चुनाव में फैक्टर जो बना था उस समय भी हो सकता है कुछ जो गुर्जर थे उन्होंने भाजपा को भी वोट दिया होगा, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया। तो बड़ी चीज़ अभी भी यही है कि जिनको हम मानते हैं जाट, राजपूत, गुर्जर, ओबीसी या जो मुस्लिम है, ये इनका रुझान किस तरफ है, वो बाहुल्य किस तरफ से है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी जुड़ गए हैं
बीजेपी से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन इससे पहले मैं आप दोनों से एक रिएक्शन चाहूंगा। विकास भाई जरा बताइए, एग्जिट पोल तो आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल में आप राजस्थान में क्या स्थिति देख रहे हैं और कितनी सीटें देख रहे हैं अपनी? देखिए विजेंद्र जी, जैसा कि पूर्व के 4 चुनावों को भी अगर आप देखेंगे तो हर बार हुआ यही है कि कांग्रेस सरकार ने जब भी शासन करके और चुनाव में ये गए हैं तो बुरी तरह से इन्होंने हार का सामना किया है। और कहीं ना कहीं इस बार ये चीज़ ज़्यादा बढ़ के होने वाली है और मैं मानता हूं कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बहुमत जो है वो इस बार मिलना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग को देखा जाए तो बताइए ना आंकड़ा। देखिए आंकड़ा मैं आपको कहूं तो ये यूं मानिए कि 3/4 से ज़्यादा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है इस चुनाव में। आप कह रहे हैं कि 150 पार होगी? मैं एक फिगर नहीं कोट कर रहा, लेकिन 3/4 का मतलब शायद ये हो गया ना। ठीक है राजेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक राजस्थान की जो देवतुल्य मतदाता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से तमाम वर्ग जो चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों ने सर्वे हुआ होगा ना, बताइए। सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि हम बहुत कन्विंसिंगली जो ये इस बार का राजस्थान का रिवाज बदलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं दी उनके अनुसार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना इस बात का द्योतक है कि वो चाहते हैं कि ये सरकार बरकरार रहे और आने वाले 5 साल तक राज करे। कितना फिर भी कितनी? अब मैं इसका फिगर तो क्या दूं, मुख्यमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं। ये मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत अच्छा बहुमत है। रुक रहे हैं, मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि दोनों पार्टी में से किसी एक को ही बहुमत मिलेगा। अब सवाल यह है कि जिसको बहुमत नहीं मिलेगा, क्या वो 5:30 बजे से ये कहने लगेगा कि एग्जिट पोल इससे पहले भी खराब हो चुके हैं, एग्जिट पोल के परिणाम इससे पहले भी झूठे हो चुके हैं? जाहिर है कोई एक तो ये कहेगा। वो कौन कहेगा? एग्जिट पोल के साथ तस्वीर साफ होगी। एक